सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती और आज बात होगी 2 सीटों के दंगल की। हमने आपसे वादा किया है कि इन 2 उपचुनावों की हर तस्वीर आप तक पहुंचेगी और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, सबसे पहले पहुंचेगी और उस वादे को हम पूरा भी कर रहे हैं। यह सिर्फ दावा ही नहीं, वादा भी है। चाहे बेरमो सीट हो, चाहे दुमका सीट हो, हर एनालिसिस इस सीट का, हर तस्वीर, हर आंकड़ा सबसे पहले इन दोनों सीटों के हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दुमका के दंगल में वॉर पलटवार जमकर हो रहा है। एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खास बात थी, आमने सामने इस रिपोर्ट में देखिए। आप तो रांची के लोकप्रिय और सम्मानित पत्रकार हैं। आपका चैनल भी बहुत लोकप्रिय है। 3 महीने में मुख्यमंत्री का नया चेहरा आप दिखाएंगे। ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, जिन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा 3 महीने के अंदर बदल जाएगा। ये बात उन्होंने दुमका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इस दौरान सीएम की तरफ से जो वार हुए, उनका पलटवार भी दीपक प्रकाश की तरफ से हुआ। बहुत जल्द आजकल में महामहिम राज्यपाल महोदया के पास विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव हम भेज रहे हैं। हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई सरना समाज का हितैषी नहीं, लेकिन जो सरकार के साथ बैठी हुई कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, हमारे लोकप्रिय सांसद सुदर्शन भगत जी ने 2013 में प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था, लोकसभा में भी प्रश्न भेजा था। सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से उसको मजबूत बनाना चाहते हैं। हम उसको वोट के लिए नहीं करना चाहते कि वोट के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले हम वोट का उपयोग करने के लिए अलग से कोई राजनीति करिए। हमारे खून में नहीं, हमारे डीएनए में नहीं। ये लोग के समूह में ऐसे ऐसे लोग हैं एक छुरा भोंकता है तो दूसरा दवा करता है, तीसरा सहानुभूति देता है, चौथा अगले को बेवकूफ बना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं और इस बौखलाहट में, इस हड़बड़ाहट में सरकार में जो बैठे हुए मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं और सरकार में जो भागीदार हैं, जो सत्ताधारी दल, वे अनाप शनाप बयान लगातार दे रहे हैं। राज्य में इतना कर्जा ले लिया है, इतना कर्जा कर दिया है राज्य सरकार के ऊपर कि आज उस कर्जा को उतारते उतारते पसीना छूटा हुआ और कर्जा ले लेकर के सब दिल्ली में अपना आला कमाल कोई लोग दे के आ गए। सत्ताधारी दल 10 महीने की सरकार के पास उपलब्धि नाम की कोई चीज नहीं है। विकास के जो मापदंड होते हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, सभी क्षेत्र में यह सरकार असफल हुई है।
मुख्यमंत्री को अकेले ये लोग नहीं सक रहा है, ये लोग 3-4 को पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ खड़ा हो गया। कोई उस कोना में जा रहा है, कोई उस कोना में जा रहा है, कोई उस कोना में जा रहा है, पता नहीं कहां जा रहा है। और झूठ मूठ का उल्टा पुल्टा, अगर लोग इतना ही अच्छा काम किया होता तो आज से 9 महीना पहले जो 35 आदमी का नाम 35 लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत के गया था, तो 25वें नंबर में आकर के थी। राज्य सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर शून्य है, शून्यता है, विकास के नाम पर शून्यता है। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 10 महीने में आपने काम किया होता, दुमका का यदि विकास किया होता, तो आप रांची में बैठते और दुमका की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को वोट देती। आज क्यों परेशान है? आपका पूरा मंत्रिमंडल घूम रहा है और जनता उसको नकारने का काम कर रही है। जो मंत्री थे कांग्रेस के, किशोर चंद्र देव जी, कांग्रेस के सरकार के, इन्होंने कहा था कि ऐसा संभव नहीं है। रामेश्वर उरांव जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस, उनका मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने भी कहा कि ऐसा संभव नहीं है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे। अब तो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस से फरियाले। डीएसपी साहब हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध है और इसकी सूचना हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दी है। मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं सरकारी कर्मी से, सरकार आती और जाती है। आज इनकी सरकार है, 2 महीने के बाद भाजपा की भी सरकार आएगी और उसके बाद ऐसे पदाधिकारियों को जो हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं, उनको काला पानी हम भेजेंगे, काला पानी। एक और जो आओ जल्दी सौदा उठाए पार्टी के जो आ चुके जो है अध्यक्ष, वो बन गए एम्बेसडर। तो खुद को ये लोग, क्योंकि जनता ने रिजेक्ट कर दिया, तो एक ने अपना नाम प्रेसिडेंट कर लिया, एक ने अपना नाम महाराजा कर लिया, एक ने अपना नाम एम्बेसडर कर लिया। ये अजीब विडंबना है। दुमका का सियासी पारा अपने चरम पर है। अब इंतजार 3 तारीख का है। दुमका से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट। तो दुमका से सहयोगी राकेश हमारे साथ हैं, बेरमो से सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ हैं और दुमका से ही न्यूज़ 11 भारत के संपादक अनूप सोनू साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं। सबसे पहले अनूप सर आपके पास भी आएंगे और विपिन जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन पहला सवाल राकेश आपसे ही रहेगा। आपसे इसलिए रहेगा क्योंकि 3 महीने का ये जो बयान था, नजरें दीपक प्रकाश जी की आपकी तरफ थी, आप भी मुस्कुरा रहे थे, दीपक प्रकाश साहब भी मुस्कुरा रहे थे, और ये जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था दीपक प्रकाश जी के चेहरे पर, बीजेपी का प्लान क्या नजर आ रहा है? कुछ बातचीत हुई? नहीं, देखिए, इस तरीके का बयान लगातार बीजेपी इस चुनाव में दे रही है। यह पहली बार या पहला मौका नहीं था जब दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सार्वजनिक मंचों से इस बात को कही होगी। इससे पहले भी दीपक प्रकाश कई बार चुनावी दौरे के दौरान, चुनावी सभा के दौरान इस बात को कह चुके हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर सरकार जो है वो गिर जाएगी, स्वतः गिर जाएगी और राज्य का मुखिया कोई नया चेहरा होगा। और आज भी जब दीपक प्रकाश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दुमका में चुनावी दौरे के बाद, तो उन्होंने ये बात कही कि सिर्फ 2 महीने इंतजार कीजिए, 2 महीने के बाद मुख्यमंत्री का नया चेहरा होगा। मैंने पूछा कि वो गणित कौन सा है बीजेपी के पास जो बीजेपी इस तरीके के दावे, इस तरीके की बात कह रही है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप इंतजार कीजिए और सबसे पहले आप ही को ही खबर मिलेगी कि वो चेहरा कौन होगा। बहरहाल ये बीजेपी का अपना अंकगणित है भारती, और बीजेपी जिस कॉन्फिडेंट के साथ, जिस दावे के साथ इस बात को लगातार इस चुनाव में रख रही है, तो उसके अपने सियासी नफा नुकसान होंगे और उसका आकलन बीजेपी खुद कर चुकी होगी। यही वजह है कि उनको लगता है कि सियासी तौर पर इस बातों को रखने से शायद इस चुनाव में, चाहे दुमका की बात कर ले, चाहे बेरमो की बात कर ले, उनको फायदा मिलने जा रहा है। तो यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस तरह की चीज़ों को रख रही है। लेकिन बीजेपी के अगर पृष्ठभूमि को देखें, अगर पूर्व के इतिहास को देखें, तो आपने देखा
होगा कि वैसे तमाम स्टेट जहां बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेपी ने एन पेन तरीके से, मतलब आप कह सकते हैं किसी भी हद पर जाकर सरकारें बनाई है। तो आप अगर बीजेपी इस तरह की दावे कर रही है, इस तरह का दम भर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ बात है जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भारती, बिल्कुल। विपिन जी के पास चलते हैं, बेरमो में विपिन मौजूद हैं। विपिन, जो दुमका की सियासी तपिश है, एक तो ऐसे ही बेरमो का पारा चढ़ा हुआ है, सियासी पारे की बात कर रहा हूं, ठंड बढ़ रही है और साथ साथ सियासी पारा ऊपर चढ़ रहा है, तो बेरमो का सियासी पारा तो ऐसे ही चढ़ा हुआ है। और कांग्रेस के लिए तो ये सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रत्याशी जो हैं वो कांग्रेस के हैं। और जब बीजेपी की तरफ से इस तरीके का बयान दिए जाते हैं कि 3 महीने के अंदर मुख्यमंत्री का नया चेहरा देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है इसका असर बेरमो की सीट पर भी होता है ऐसे बयानों का। तो बेरमो में आज दिन भर की सियासी तपिश, क्या इससे कुछ असर पड़ता नजर आया? अभिषेक, एक स्ट्रेटेजी के तहत बीजेपी चाहे वो दुमका में हो या बेरमे में हो, इन बातों का उल्लेख लगातार अपने कार्यक्रमों में कर रही है कि 3 महीने के अंदर राज्य में सरकार बदल सकती है, कोई नया मुख्यमंत्री आ सकता है। तो इसको लेकर भी लगातार काउंटर जो है वो रूलिंग अलायंस की तरफ से किया जा रहा है। जब इस मामले में कल हमारी बात कल और आज भी राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मुद्दे से भटकाने के लिए भाजपा इस तरह का हथकंडा अपना रही है। सरकार का ये मानना है कि इस तरह की चीजें बीजेपी पहले कर चुकी है, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, चाहे बात कर्नाटक की हो, लेकिन ये झारखंड है, झारखंड में बीजेपी को सफलता नहीं मिलेगी, ये दावा लगातार मुख्यमंत्री से लेकर उनके काबीना के सभी मंत्री कर रहे हैं। और जहां तक बात अगर उपचुनाव के तपिश की हम करें, तो यहां पर बेरमो विधानसभा क्षेत्र में 3 तारीख को जो उपचुनाव होना है, उसके लिए झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव कैंप करने के लिए बेरमो पहुंच चुके हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की आज चुनावी सभाएं जरीडी प्रखंड में हुई थी। इसके साथ साथ कांग्रेस के कई विधायक जो है लगातार यहां पर कैंप कर रहे हैं। संगठन, सरकार और जो गठबंधन, इस तीनों का तालमेल यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और बीजेपी के तरफ से भी लगातार, चाहे वो पूर्व मंत्री राज्य सरकार के रहे हों, अमर बावरी, उनका कार्यक्रम हो रहा है, विरंची नारायण, भानु प्रताप शाही, समरी लाल के साथ साथ बीजेपी के जो कई सांसद हैं, उनका दौरा इस क्षेत्र में लगातार हो रहा है। आजसू के तरफ से जो यहाँ स्थानीय सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, वो पूरी शिद्दत के साथ इस उपचुनाव में लगे हुए हैं भाजपा उम्मीदवार को जिताने के लिए। चुनाव का वक्त नजदीक आते आते जो है यहाँ पर चर्चा लगातार कई बातों पर हो रही है। कोई कह रहा है कि जिस तरह से राजेंद्र बाबू ने बेरमो के लिए काम किया था, उस आधार पर यहाँ पर प्रत्याशी का चयन करना है। तो किसी का ये कहना है कि यहाँ पर अनुभव जो है वो युवा चेहरे पर ज़्यादा भारी होगा, इसलिए अनुभवी व्यक्ति को चुनना है। तो कई तरह की बातें चौक चौराहे में सुनाई दे रही है और धीरे धीरे वो आहट भी यहाँ पर सुनाई दे रही है कि किस तरह से 3 तारीख के नजदीक आते ही यहाँ का जो मुद्दा है, जो चुनावी मुद्दे हैं, जिनके आधार पर 2 प्रमुख प्रत्याशी जो यहाँ पर हैं, हालांकि उम्मीदवार तो 16 यहाँ पर चुनावी मैदान में, लेकिन कांग्रेस का के साथ सीधे बीजेपी का मुकाबला यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है और यही होता भी रहा है। यहाँ पर चाहे बात करें तो जब पहली बार राजेंद्र बाबू को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था 2005 में, तब योगेश्वर महतो बाटुल ने उनकी 5वीं बार की जीत को रोका था। 2014 में भी उनको जीत हासिल हुई थी और 2019 में 25,000 से बीजेपी यहाँ पर चुनाव हारी थी। तो यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि किस तरह से आंकड़ा होगा। और सबसे ज्यादा नजरें अगर अभिषेक यहाँ पर अभी किसी के वोट पर है, तो जिस तरह से आम चुनाव जब 2019 में हुए थे, तो आजसू भी यहाँ पर चुनाव, आजसू पार्टी के उम्मीदवार के रूप में काशीनाथ सिंह ने लड़ा था, उन्हें तकरीबन 16,000 वोट आया था। उस वोट को भी लगातार, चाहे वो बीजेपी के उम्मीदवार हों या फिर कांग्रेस की तरफ से, वहां सेंधमारी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो विभिन्न यहाँ इलाका है, जो समुदाय विशेष इलाके, चाहे अगर वो ट्राइबल बेल्ट है तो वहां पर ट्राइबल नेताओं को जवाबदेही दी गई है, वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा गोलबंद करने के लिए। ठीक इसी तरह से अल्पसंख्यक क्षेत्र में अल्पसंख्यक नेताओं को लगाया गया। तो हर जगह पर हर वो समीकरण बनाकर चुनावी मैदान में एनडीए और यूपीए का फोल्डर उतर चुका है। और अब जब 3 तारीख को चुनाव हो गया, तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर बेरमो किस ओर देख रहा है, इस बार बेरमो का जनप्रतिनिधि कौन होगा। चलिए अनूप जी, आपके पास हम आएंगे, समझने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि आज दीपक प्रकाश जब बैठे थे तो पूरा पुलिंदा लेकर के बैठे थे। पहले सुबह में, चूंकि आप दुमका में ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, लगातार ग्रामीणों से ग्राउंड जीरो आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि ग्रामीण जनता, जहां पर आज तक मीडिया पहुंचा नहीं है, वैसी जगहों पर आप जा जाकर आ रहे हैं। तो तमाम जो धरातल की स्थिति है वो तो आपको बेहतर पता होगी। रांची की सियासत आप देख रहे हैं,
बेरमो की सियासत पर भी आपकी नजर है और दुमका की सियासत में आप फिलहाल मौजूद हैं। तो अब जो है सरना कोड को लेकर के आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि भाई विशेष सत्र ला करके और इसके राज्यपाल से जो है इस पर बातचीत भी हुई है और उसके बाद केंद्र को हम लोग भेजेंगे मसौदा। जवाब आता है दीपक प्रकाश की तरफ से कि भाई सरना कोड को लेकर के बीजेपी से ज्यादा और आदिवासियों का कोई नहीं सोचती, और उन्होंने बाकायदा दो मंत्रियों के कांग्रेस कोटे के उन्होंने नाम लेकर के बताया कि देखिए ये लोग कह रहे थे कि भाई ये तो संभव ही नहीं है, बाकायदा वो बयान लेकर के आए थे। दूसरी बात दीपक प्रकाश की बात कि भाई 3 महीने में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। तीसरी बात जो उनके शब्द थे कि वो अधिकारी जिस सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग में जो अधिकारी जिन अधिकारियों का इस्तेमाल हो रहा है उनके लिए 2 महीने के बाद अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सीधा काला पानी की सजा है। तो इन शब्दों को अगर डिकोड करें तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। अनूप जी, कैसे डिकोड करें इसे? अभिषेक, सबसे पहले मैं आपको एक माहौल में लेके चलना चाहता हूं जी। उस माहौल की स्थितियां परिस्थितियां आप समझेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और मुझे कम शब्द खर्च करने पड़ेंगे आपके लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी। और आपने जितने शब्द सवालों के रूप में मेरे सामने रखे हैं वो सारे शब्द संतुष्ट भी हो सकते हैं। वो माहौल है, खेल के मैदान में चलते हैं। मान लीजिए कि क्रिकेट का मैच हो रहा है, 3 ओवर बाकी है, ये स्लग ओवर कहलाते हैं। इसमें एक जो बैटिंग कर रही टीम है उसको 3 ओवर में 30 रन मारने हैं और जो बॉलिंग कर रही टीम है उसको 3 ओवर में 10 विकेट चटकाने हैं। तो सोचिए कि स्लग ओवर में खेल के मैदान में होता क्या है, वही सियासत के मैदान में हो रहा है। आप सोचिए कि लास्ट 3 या 4 ओवर के लिए कोई भी टीम ऐसे बॉलर्स को रखती है जो हर तरह की गेंद डाल सके, यॉर्कर भी डाल सके, फुल टॉस भी डाल सके, इन स्विंग आउट स्विंग भी डाल सके। तो अब पत्ते खुल रहे हैं, अब 2 दिन बाकी हैं, 31 तारीख और 1 तारीख। अब पत्ते खुल रहे हैं, अब मैदान में मसान जोर भी आ रहा है, अब मैदान में 10 महीने की सरकार के कार्यकाल भी आ रहे हैं, अब मैदान में 5 साल आपने क्या किया वो तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं। आपके तर्कश में जितने तीर हैं, एक तर्कश में कैबिनेट के धड़ाधड़ मंत्री हैं वो निकल रहे हैं बाहर, एक तर्कश में 3 पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं वो निकल रहे हैं बाहर। अब मैच में जीतने में जो खतरा है, तो आप देखते होंगे कि टाइम आउट एम्पायर देता है, तो टाइम आउट में ये निर्णय लिया जाता है कि स्ट्रेटेजी क्या होगी। अब क्या है कि मैच जीतने के लिए खतरा एम्पायर भी होता है कि अगर उसने एक गलत निर्णय ले लिया या 2 गलत निर्णय ले लिया तो मैच वहीं धाराशायी हो जाएगा। इसलिए अधिकारियों को चेताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सब में अंपायर प्रशासनिक अधिकारी ही हैं। आप इससे तब इत्तेफाक रखेंगे अभिषेक? बिल्कुल बिल्कुल। और जब सरकारी अधिकारियों को जैसे अंपायर को हम सचेत कर देंगे कि ठीक है आज ये टीम चैंपियन हो जाएगी और कल हम चैंपियन हो जाएंगे, फिर आप हमारे ग्राउंड में आएंगे, तो क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा लीजिएगा। ग्रामीण क्रिकेट टीम में जाइएगा ना मैच में, तो ये सब होता है। अंपायर को लोग धमकाते हैं कि आज इस गांव में मैच हो रहा है, कल हमारे गांव में होगा तो हम आपको देख लेंगे। मतलब कहने का मकसद ये होता है कि आप न्यूट्रल हैं, आपका कर्तव्य न्यूट्रल है, आपका काम न्यूट्रल रहने का है। आप न्यूट्रल रह के निष्पक्ष चुनाव कराइए। आप ना तो शासन के प्रभाव में आइए और न किसी व्यक्ति और कद के प्रभाव में आइए। तो इस मैदान में यही सारी चीजें हो रही हैं। रही बात मुद्दों की जो आपने जिक्र किया, ग्रामीण मुद्दे यहाँ के हमने दिखाया था कि बाबूलाल मरांडी एक अलग तरह से फील्डिंग कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आदिम जनजातियों के गांव में जा रहे हैं और वहां लोगों से मिलकर ये कह रहे हैं कि मैं वही बाबूलाल हूं जिन्हें आपने मुख्यमंत्री बनाया था, आप ही ने केंद्र भी भेजा, आप ही के आशीर्वाद से मैं केंद्र में गया और आप ही के आशीर्वाद से मैं वापस चुनाव जीता, यहां सांसद भी बना। एक बार फिर मैं आपके बीच इसलिए आया हूं कि आपके लिए जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही थी कि मैं अपने इलाके को इस तरीके से छोड़ दूं। एक तरीके से वो पश्चाताप भी दिखा रहे थे और दूसरे तरीके से आदिवासी बहुल जो इलाके हैं, सुदूरवर्ती इलाके हैं, जो आदिम जनजाति के इलाके हैं,
जो बहुत मायने रखते हैं, जो वोट बैंक पर असर डाल सकते हैं, उन्हें सीधे तौर पे 1-to-1 करके, कोई सभाएं नहीं हो रही है, छोटे छोटे पॉकेट में नुक्कड़ सभा हो रही है, फिर बाबूलाल मरांडी एक एक करके लोगों से मिल रहे हैं और वहां की समस्या की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं आपके गांव में आ रहा था तो खड्डे थे, ये अब नहीं होगा। 10 महीने की सरकार ने क्या किया? तो अब सवाल यह है कि भोले भाले उन ग्रामीणों में से उठकर कोई ये कैसे पूछ सके कि आपने 16 साल, 17 साल, 18 साल में क्या किया? हमने सवाल किया तो हमारे सवाल का जवाब उनके पास सीधा सीधा है कि कुछ काम बाकी है, लेकिन बहुत कुछ बीजेपी ने किया है। तो ये सियासत है अभिषेक, आप जान रहे हैं इस समय धुआंधार बैटिंग चल रही है और उस बैटिंग के ग्रामर को लोग भूल जाते हैं, इसीलिए जुबान भी छटक रही है, भाषाई मर्यादा भी टूट रही है, व्यक्तिगत आक्षेप भी आप देख रहे हैं। सीधे तौर पर सियासत जो है वो थाईलैंड से निकलकर दुबई तक पहुंच जा रही है। कोई एक सांसद और एक महासचिव, दोनों कुनबे के ये मानिंद लोग एक दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं। तो कल से लेकर आज तक में ये दिख गया कि ये सीट दोनों दलों के लिए, दोनों कुनबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दुमका से बड़ा संदेश जाने वाला है, बेरमो से बड़ा संदेश जाने वाला है। अब ये जताने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की ओर से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाया, हालांकि एक पारिपाटी भी है कि अगर सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसी लेवल का कोई व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे काउंटर करे, और वही काम दीपक प्रकाश ने किया। और उन्होंने इशारों में जनता तक ये मैसेज फैलाने की कोशिश कर दी कि 2 महीने बाद हमारी सरकार आएगी। आपने वो बाइट दिखाया भी, जनता दर्शकों ने सुना भी। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार अस्थायी है, कमजोर सरकार है, बेमेल सरकार है, ये कहने की वो कोशिश कर रहे हैं, दीपक प्रकाश कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो हंकार सीएम हेमंत सोरेन भर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि 50 विधायकों वाली सरकार है, किसी की मजाल नहीं है जो इसे टस से मस कर दे। मतलब यह है कि अब इस युद्ध का स्तर चरम पर है, अब यहां पर आर या पार का मामला है। देखते हैं कि अगले 2 दिन में, हमारी टीम चप्पे चप्पर पर नजर बनाई हुई है, अगले 2 दिन में सियासत का रंग क्या होता है, गुलाबी या हरा। जी बिल्कुल राकेश, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, सीएम की सभाओं को भी आप काफी करीब से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री की शुरुआत जब हम देखते हैं दुमका में तो देखते हैं कि बयानों की तलखी थोड़ी कम थी। सिर्फ मुख्यमंत्री की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे जेएमएम की बात करूंगा, चाहे बसंत सोरेन की ही बात कर लें, तो बयानों की तलखी कम थी। रघुवर दास की तरफ से जब बयान आया था तो बसंत सोरेन की तरफ से बड़ा मैच्योर्ड जवाब आया था कि वो बड़े हैं, अगर उन्होंने भूलवश ऐसा कुछ कह भी दिया है तो हमें उसे इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद अब देखने में आ रहा है कि बसंत सोरेन बाबूलाल मरांडी पर कुछ खास आक्रामक हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जो है वो, जो उनका बयान है वो खास आक्रामक नजर आ रहा है। आक्रामक ऐसे कि अब आज का उनका बयान है कि 35 पर थी बीजेपी, 25 पर ले आए हैं, अब 5 पर ले आएंगे। लाठी डंडे से खदेड़कर गुजरात भी भगाना है इन लोगों को। ये दीपक प्रकाश ने जिसे काउंटर भी किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये बयानों की तलखी जो है, क्या ये जेएमएम की बदली रणनीति, बीजेपी की भी बदली रणनीति? नहीं, देखिए, बयानों को लेकर सिर्फ एक पार्टी ही दोषी नहीं है। आप देखे होंगे कि शुरुआत बीजेपी से जरूर ही, लेकिन उसके काउंटर सब जेएमएम के तरफ से भी किए जा रहे हैं। और बाबूलाल कहीं ना कहीं दुमका में एक बड़ा फैक्टर जरूर है भारतीय, और उस बात को जेएमएम भी समझ रहा है। यही वजह है कि जेएमएम के तमाम नेताओं के नजर में बाबूलाल मरांडी ही निशाने पर हैं, चाहे वो छोटे कद का नेता हो, मंझोल कद का नेता हो, या फिर सरकार के कैबिनेट के जो मंत्री हो, वो तमाम लोग बाबूलाल को टारगेट कर रहे हैं और बाबूलाल पर ही निशाना साधा जा रहा है। मतलब साफ है कि बाबूलाल कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में है। और जिस तरीके से बाबूलाल लगातार कैंप यहाँ किए हुए हैं, कैंपेन कर रहे हैं, उनका जो अंदाज चुनाव का है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट, थोड़ी बेचैनी आप कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में है। लेकिन दूसरी तरफ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आप कह सकते हैं, या उनकी पूरी कैबिनेट, एक तरीके से हेमंत सोरेन सरकार की पूरी कैबिनेट दुमका में लगी हुई है। और लगातार जिस तरीके से सरकार के मंत्री हो या उनके सहयोगी कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं वो लगातार पसीना बहा रहे हैं। उनकी 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक यहाँ मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं और लगातार कैंप किया जा रहा है। तो उससे थोड़ी
आप कह सकते हैं एनर्जी ज़रूर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में है। और आपने मुख्यमंत्री को लगातार आपने सुना होगा, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई आपके एक वोट से या एक प्रत्याशी के जीत हार से सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप हमारे प्रत्याशी को एनडीए यूपीए के प्रत्याशी को अगर आप जिताते हैं तो हमारी सरकार और मजबूत होगी। और हर बार मुख्यमंत्री हर मंच से, हर चुनावी सभा से ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। विपक्ष चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, इससे पहले भी एक सुबुगाहट हुई थी भारतीय, आपने देखा होगा, उस वक्त को आपने महसूस किया होगा। बीजेपी की तरफ से एक बार इस तरह की कोशिशें की गई थी, लेकिन उस कोशिश में बीजेपी नाकाम हुई थी। और अब इस चुनाव में एक बार फिर बीजेपी इस तरह की बातें कर रही है। हो सकता है ये उनके स्ट्रैटेजी का हिस्सा होगा। उनको लग रहा है कि ऐसा करके सियासी तौर पर उनको फायदा हो सकता है इस चुनाव में। तो यही वजह है कि दीपक प्रकाश हो या बाबूलाल मरांडी हो या अर्जुन मुंडा हो या रघुवर दास हो, तमाम बीजेपी के ऐसे बड़े चेहरे, कद्दावर चेहरे जो दुमका में कैंप किए हुए हैं, लगातार अपने भाषणों में, अपनी चुनावी सभा में इस बात को रख रहे हैं, बेहद प्रमुखता से रख रहे हैं कि 3 महीने के बाद सरकार बदल जाएगी। सियासी तौर पर हो सकता है कि ऐसा कहने से उनको फायदा मिलेगा, लेकिन ये जनता का मूड मिजाज क्या है ये तो आपको 3 तारीख को ही पता चलेगा। 3 को वोट हो जाएंगे, 10 को परिणाम है, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। और इन चीजों का कितना फायदा बीजेपी को मिलता है इस चुनाव में ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि दुमका की लड़ाई कहीं ना कहीं बहुत आसान किसी के लिए नहीं है। एक टफ कंपटीशन दोनों दलों के लिए है। सियासी तौर पर थोड़ा बहुत फायदा जो यूपीए के प्रत्याशी हैं उनको इसलिए भी मिलता हुआ थोड़ा नजर आ रहा है क्योंकि वो सरकार में है, सीधे सत्ता में है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और दूसरे अगर आप जातीय समीकरण को थोड़ा समझें, वो भी एक बड़ा फैक्टर है दुमका में भारतीय, वो इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं कि क्रिश्चियन वोट बैंक तकरीबन 12,000 के आसपास है और 20,000 से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है। तो ये दोनों वोट बैंक कहीं ना कहीं यूपीए के साथ खड़ा नजर आ रहा है, यूपीए के साथ इंटैक्ट नजर आ रहा है। क्योंकि फादर एस्टेन स्वामी की जो गिरफ्तारी हाल में हुई है, एनआईए ने जो गिरफ्तारी की है, तो उसका विरोध कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत जबरदस्त है। और इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा सियासी तौर पर बनाने की कोशिश लगातार कर रही है। तो वो एक तरफ से उनको लग रहा है कि ये जो वोट बैंक है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, क्योंकि कांग्रेस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा है सरकार में, तो इस लिहाज से उनको लग रहा है कि जो मुस्लिम जी बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। ये डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे पहुंच रही है। मैं आपको रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि यहां पर हमें एक छोटे से ब्रेक की जरूरत है। आप हमारे साथ बने रहें, विपिन आप भी हमारे साथ बने रहें, अनूप जी आप भी हमारे साथ बने रहें। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर था हमारा डिस्कशन और ब्रेक में जाना पड़ा था हमें। राकेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। राकेश जातिगत समीकरण बता रहे थे और उन मुद्दों को बता रहे थे जिन मुद्दों को अब तक किसी राजनीतिक दल ने छुआ नहीं है। स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को अब तक किसी ने भुनाया नहीं है वहां पर दुमका में, जिसकी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो मुद्दा वहां के चुनाव में असर डाल रहा है। 12,000 क्रिश्चियन जनसंख्या और बाकी के मुस्लिम जनसंख्या पर इस मुद्दे का बहुत बड़ा असर रहने वाला है। राकेश अपनी बात पूरी करें अब आप। देखिए भारती, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो जो समीकरण है उसे झारखंड मुक्ति मोर्चा साधने की कोशिश कर रही है। तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं या जो उनके कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो इसी बात को रख रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि ये जो तबका है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़ा रहे। और इससे पहले जब 2019 के जब आम चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुआ, तो उस वक्त भी इस तबके का झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूरा सपोर्ट मिला था। यही वजह रही कि अपने इतिहास में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। उस चुनाव में 30 विधायक जीत कर आए थे। तो उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या जो मुस्लिम वोट बैंक है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़ा रहना एक तरीके से उसका फायदा हुआ था। और इस चुनाव में भी उस वोट बैंक को झारखंड मुक्ति मोर्चा साधने की कोशिश कर रही है। और आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में
कई मिशनरियों पर जिस तरीके से हमले किए गए, जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया, अर्बन नक्सल के नाम पर उन्हें जेल में भी डालने की कोशिश की गई, तो उसका एक जबरदस्त विरोध इस कम्युनिटी के बीच में है। और यही वजह रही कि 2019 में लुइस मरांडी की दुमका से हार हुई। तो इस फैक्टर को समझना होगा भारती, और उसी वोट बैंक को हेमंत सोरेन एक बार फिर साधने की कोशिश कर रहे हैं अपने छोटे भाई के लिए। और एक मैसेज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से दिया जा रहा है भारती, वो ये दिया जा रहा है कि आप सिर्फ एक प्रत्याशी नहीं चुन रहे हैं, बसंत सोरेन के तौर पर आप मुख्यमंत्री के छोटे भाई को चुन रहे हैं। और इसे चुनने का मतलब होगा कि आपकी बात, आपकी मांग सीधे मुख्यमंत्री तक जाएगी। तो ये मैसेज झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ के वोटरों के बीच में देने की कोशिश कर रहा है, और उसका सियासी लाभ उन्हें कितना मिलता है ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम लोगों इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि जनता इस बात को समझ रही है कि वो बसंत सोरेन को नहीं चुन रहे हैं। बसंत सोरेन के बिहाफ में आप मुख्यमंत्री के बेहद नजदीक जा रहे हैं। आपकी कोई भी समस्या होगी जिसे बसंत सोरेन उठाएंगे और सीधे मुख्यमंत्री तक लेके जाएंगे, और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल। विपिन, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे और समझने की कोशिश ये करेंगे कि हमें याद है रामेश्वर उरांव जी ने बातचीत आपसे खास की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि भाई बीजेपी जो है वो सरकार को डगमगाने की कोशिश करेगी, काफी श्योर थे उस वक्त में। हालांकि बाद में जो है इस बयान को लेकर के काफी सियासत भी हुई थी। परसों जब आपकी बातचीत हो रही थी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से, तो उस दौरान भी इस बात का रिपीटेशन हुआ था कि हाँ भाई ऐसा कोशिशें तो बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। और आज अब दीपक प्रकाश का बयान, तो इन तमाम चीजों को एक फ्रेम में देखते हैं और उसके बाद फिर जो प्रचार की स्ट्रेटेजी है बीजेपी की उसको भी देखते हैं। ये दूसरा सवाल है, हालांकि दोनों का जवाब आपसे एक बार में ले लेंगे। तो प्रचार की स्ट्रेटेजी में यह साफ देखने को मिल रहा है कि अनूप सिंह का प्रचार जो बड़ा आक्रामक टाइप का है, लेकिन अगर वही योगेश्वर महतो बाटुल या फिर आजसू जो एनडीए गठबंधन का प्रचार है, वो प्रचार ऐसा देखा जा रहा है कि जो क्षेत्र बेरमो आउटवर्ड्स विधानसभा के जो आउटवर्ड्स क्षेत्र हैं, जहां पर अमूमन मीडिया नहीं पहुंचता, सरकार नहीं पहुंचती, उन क्षेत्रों को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी मतलब बीजेपी की तरफ से? विपिन जी देखिए, जहां तक सरकार को लेकर जो बयान झारखंड भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश का आया है, आप याद करिए अभिषेक, ये लगातार बीते 1 से 1.5 महीने के दौरान ये इन चीज़ों पर लगातार बीजेपी फोकस कर रही है। और इसी बहाने इस उपचुनाव में भी इस मुद्दा को भाजपा भुनाना चाहती है कि अगर ये 2 सीटें वो जीत जाएंगी तो शायद यहाँ पर सत्ता परिवर्तन की जैसी कोई बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने ये कहा था कि बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों से संपर्क साधा है और कांग्रेस के विधायकों ने ये बात उन तक बताई थी। लेकिन उसके बाद चीजें जो थी वो दुरुस्त हो गई और लगातार जब अभी हाल के दिनों में आरपीएन सिंह का भी दौरा हुआ था तो इन तमाम मसलों पर बातचीत हुई, सब विधायकों की बात सुनी गई, उनकी जो नाराजगी थी उसे दूर की गई। तो ये बीजेपी का एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है कि ये बयान दे के वो वोटर्स को मोटिवेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर यहाँ बेरमो में जो मुद्दे सबसे ज्यादा उभर कर सामने आए हैं उसमें अगर गौर करें तो जब राजेंद्र प्रसाद सिंह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे अभिषेक, उस वक्त राजेंद्र सिंह ने इस बेरमो विधानसभा क्षेत्र में कई जो है स्वास्थ्य केंद्र, कई स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए थे। लेकिन क्योंकि 2014 में वो चुनाव हार गए और वो ये जो पूरा निर्माण कार्य था ये पूरा हो चुका था, शिलान्यास होने के बाद भवन बनकर तैयार है, लेकिन बीते 5 वर्षों में उन भवनों का उद्घाटन नहीं हुआ, जिसके वजह से कई जो सुदूरवर्ती इलाकों में वहां के लोगों को लेकर जो एक ये सुविधा देने की कोशिश तत्कालीन हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। तो इसे भी लेकर अनूप सिंह लगातार चुनावी मैदान में, और वो कह रहे हैं कि ये जो 24 बनकर बंद पड़े अस्पताल है उसको खुलवाना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने आपसे बातचीत में भी इस बात का जिक्र किया था, उन्होंने आपसे बातचीत में भी इसका जिक्र किया था कि इन स्वास्थ्य केंद्रों को खुलवाना उनकी प्राथमिकता है, चूंकि ये राजेंद्र बाबू का सपना है। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन आपका, बहुत शुक्रिया राकेश आपका भी, और बहुत शुक्रिया अनूप जी आपका भी, इस तमाम जो सियासी समीकरणों को आपने समझाया है। और शुक्रिया इसलिए भी कि दर्शकों तक आप तमाम जो हमने वादा किया, जो दावा किया, वो तमाम तस्वीरें आप दर्शकों तक ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया इन तमाम संवाददाताओं का, हमारे संपादक अनूप सोनू का बहुत बहुत शुक्रिया।